हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टार्ट किया था और लगभग 25 क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करा था कि 25 क्वेश्चन। आज हम 26वां, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26, और इसी तरह हम धीरे धीरे जितने भी वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। ठीक, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यम और नचिकेता का संवाद यानी डायलॉग, यम और नचिकेता का डायलॉग जो अध्यात्म और ज्ञान के विषय में है वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता कौन था? बालक था। यम कौन था? यम कौन था? यम के माध्यम से नचिकेता जो बालक था उसको किसका ज्ञान प्राप्त हुआ था? सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, तो यही है डिस्कशन इस डायलॉग में, यम और नचिकेता में यही है। नचिकेता एक बालक था, यम द्वारा नचिकेता बालक को अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो इसमें ये इस चीज का वर्णन किस उपनिषद में है? कठ उपनिषद। कठ 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 उपनिषद। तो कठ और उपनिषद लिखेंगे तो कठोपनिषद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? कठोपनिषद। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। कठ उपनिषद कहिए या कठोपनिषद कहिए, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये तो आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल है। मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक मुंडक उपनिषद से। ठीक, इसी को जब उपनिषद हटा देंगे तो जोड़ देंगे दोनों को तो मुंडको उपनिषद हो जाएगा। तो आंसर डी, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में, ये सारी चीजें आप जाके लेक्चर देखिए, ये एक भी चीजें आपकी, ये सब चीजें उसमें मैंने आपको नोट्स में बनवाया है। मैं आपको नोट्स ऐसा आपको बनवाया हूँ, जो मैं चार्ट बनाया हूँ ऐसा बनवाया हूँ कि उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये 100% तय है। ठीक, तो वो लेक्चर देखिए, उस नोट्स को चिंतन मनन करिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको ये सारी चीजें आपको एकदम जबान पे रहेंगी। तुरंत मुंह खोलेंगे और भक्त से बता देंगे। मुंडकोपनिषद होगा भाई इसका, सत्यमेव जयते का। ठीक, 28, क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? तो इसमें ये एक तरह से देखिए, कुल पहला ए है, कुल, बी वंश, सी कोश, डी गोत्र। तो इसमें देखिए आपकी प्राचीन भारतीय समाज तो लिखा है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? यानी कि तीन एक वर्ग के हैं और एक तीन, इसमें से तीन शब्द एक वर्ग के हैं और चौथा एक शब्द ऐसा है जो इन तीनों शब्दों से अलग है। ठीक, वही आपको पहचान करनी है कि जो तीन से अलग है। तो ये एक तरह से रीजनिंग का भी क्वेश्चन, आप रीजनिंग पे भी इसको आप लगा सकते हैं। रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है, जैसे कुल, मैंने बताया था कुल या कुलप, तो किससे संबंधित है? भाई घर से ही संबंधित है। गोत्र, गोत्र भी किसी का गोत्र है तो वो भी किससे संबंधित है? कुल, गोत्र, वंश, ये सब किससे संबंधित है? देखिए, कुल, गोत्र, वंश, ये सारी चीजें आपको लग रहा है कि तीनों एक ही हैं। और कोश, कोश क्या है? कोष मतलब जहाँ पे राजस्व इकट्ठा करके रखा जाता है, वो क्या होता है? कोष। यानी ये धन से संबंधित है। तो ये अलग हो गया। कुल, वंश, गोत्र, भाई किसी वंश, कोई वंश होगा उसका कोई कुल होगा, उस कुल में गोत्र होंगे, तो ये तीनों चीजें एक है लेकिन कोष अलग है, इसलिए इसका आंसर कोष होगा। ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और प्राचीन भारतीय समाज में भी कुल, वंश, गोत्र, कोष, इस सब का वर्णन मिलता है। तो आप इसको, वंश में कुल, कुल में गोत्र, तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन कोष तीनों से अलग है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक साहित्यों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाएं। पहला ब्राह्मण, दूसरा संहिता, तीसरा आरण्यक, चौथा वेदांत। ठीक, तो सबसे पहले कौन क्या आया था? सबसे पहले क्या आए थे? वेद आए थे। तो वेदों को क्या हम कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? संहिता। फिर इन्हीं संहिताओं का ब्राह्मण आया। संहिता के बाद क्या आया? ब्राह्मण, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर ब्राह्मण के बाद आरण्यक आया, ये भी बता चुका हूँ। आरण्यक के उपनिषद आया। ठीक, और वेदांत जो है, ये वेदांत सबसे लास्ट में आया। वेदांत पोस्ट वैदिक एज में आएगा। वैदिकोत्तर काल जो मैं आपको भी बताऊंगा उसमें आएगा वेदांत। ठीक, माने कि आपको क्या हो गया? वेदांत तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा? संहिता। तो दुई, दो कहाँ है? ये दो है। फिर इसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण एक, यानी दुई एक हो गया। आरण्यक तीन हो गया, वेदांत चार हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, ये आपको मैंने अभी बताया है कि ये जो वेदांत है, वेदांत, वेदांत यानी वेदों का अंत, इसी को कहते हैं। मैंने सॉरी, आपको मैंने अभी गलत बता दिया कि वेदांत वैदिकोत्तर काल में आएंगे। इसी काल में, इसी वेद उपनिषद को ही वेदांत भी कहते हैं। वेदों का अंत यानी कि वेदों का सबसे अंतिम क्या है? उपनिषद ही है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। ठीक, तो वेदांत लिखा है उपनिषद की जगह पर, तो वेदांत सबसे लास्ट में आएगा। तो दो एक तीन चार हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सर्वाधिक अच्छी थी। तो मैंने आपको बताया था और डिटेल बताया था पूरा कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी हुआ करती थी पूरे इतिहास में। कैसे? उस समय की महिलाएं सभा समिति में भाग लेती थीं, अपने इच्छा से विवाह करती थीं, विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष हुआ करती थी। ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई। ठीक, तो जाके देखिए उस लेक्चर को। तो वो किस में था? ऋग वैदिक काल में था। ये इसमें लिखा है उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक काल। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगला, ऋग वैदिक काल की एक विदुषी महिला गार्गी थी। ऋग वैदिक काल की एक विदुषी महिला गार्गी थी जिनका याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ संवाद हुआ था। तो गार्गी का याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ संवाद तो हुआ था। याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग, ये मैंने आपको बताया था। याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग किस उपनिषद में हुआ था? ये आप जाके इसको देखिएगा, किस उपनिषद में हुआ था याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग। जाके देखिएगा लेक्चर को। लेकिन इसमें लिखा ऋग वैदिक काल की एक विदुषी महिला गार्गी थी। तो क्या गार्गी ऋग वैदिक काल की विदुषी महिला थी कि उत्तर वैदिक काल में आई है? मैंने चार्ट बनाया था आपको, दूसरी तरफ मैंने लिखा था गार्गी, याज्ञवल्क्य मैंने लिखा था। उसमें याज्ञवल्क्य संबंधित तीन महिलाएं थी। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी, ये किस में आते हैं? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ क्या लिखा है? ऋग वैदिक काल। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ये चीज क्या है? सही है। इसका एक ब्राह्मण है, क्या है? गोपथ ब्राह्मण है। ठीक, और इसका उपनिषद क्या है? मुंडक और मांडुक्य। मुंडक और मांडुक्य और प्रश्न, तीन इसके उपनिषद हैं। तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ये आपका सही है। शंकराचार्य ने कुल 9 उपनिषदों पर कमेंट किया है या भाष्य लिखा है? तो शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पे कमेंट किया, 9 नहीं है, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या केवल है? केवल 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, एकमात्र वेद जो गद्य में है
वह अथर्ववेद है। तो गद्य वेद, कौन सा वेद गद्य में है, कौन सा वेद पद्य में है, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? रस। तो रस किस में मिलता है भाई? रस मिलता है पद्य में। ठीक। और ये हो गया आपका गद्य में। तो रस आप समझी गए। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये यजुर्वेद। तो यजुर्वेद एकमात्र वेद कौन सा गद्य में है? यजुर्वेद है। तो ये क्या हो गया? पहला गलत हो गया। दूसरा, यजुर्वेद में औषधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण औषधि ये सब किसमें किसमें चर्चा है? अथर्ववेद में। औषधि की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में। क्यों? क्योंकि यह इहलौकिक है। ठीक, यह इहलौकिक वेद है। यानी कि आम जनता जो समाज है उसके संबंध में वहाँ की बातें करता है। ये पारलौकिक बातें नहीं करता, इहलौकिक बातें करता है। इसलिए अथर्ववेद में किस चीज का जिक्र है? जादू टोना औषधि वशीकरण, ये सारा जिक्र किस में? अथर्ववेद में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यजुर्वेद में औषधियों के बारे में। तो ये भी गलत हो गया आपका। औषधि किस में चर्चा की गई? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति या प्रार्थनाएं हैं। तो ये तो मैं आपको बताया ही था कि देवताओं की स्तुतियां या प्रार्थनाएं किसमें था? ऋग्वेद में था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य। ये सब जाके आप लेक्चर देखिए, एकदम आपको रटना की जरूरत ही नहीं है। सामवेद से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो मैंने इसका फार्मूला क्या बताया था? सामवेद, साम स से सामवेद और स से संगीत। तो ये सही है। यानी कि सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है, या सारे गामा पा की भी उत्पत्ति हुई। सारे गामा पा होता है ना, वो भी उत्पत्ति हुई है। सारे गामा पा का जिक्र सामवेद में है। सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो ये कथन आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब पूछा है कौन सा कथन सही है। तो सही तो भाई 3 और 4 है। तो इसमें 3 और 4 कहाँ है? ये है। यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। वैदिक आर्यों के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, ये इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ये वैदिक आर्य, वैदिक आर्यों का मतलब है कि पूरे वैदिक काल के बारे में बात हो रही है। ठीक, कि भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। पहला कथन, ऋग वैदिक आर्य अफगानिस्तान में रहते थे। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में, मैंने आपको बताया था ना कि ऋग्वेद उठाइए और पढ़िए और आप इतिहासकार बन जाइए। तो उसमें कुछ नदियों की चर्चा मिली, जैसे अफगानिस्तान की कुछ नदियाँ, जैसे कुभा, गोमल, मिली थी चर्चा ना। तो जो नदियों की चर्चा मिली है उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि जो ऋग वैदिक आर्यंस थे वो अफगानिस्तान में भी रहते थे। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जाके उस लेक्चर को देखिएगा। मनुस्मृति में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है? नहीं, ब्रह्मवर्त नहीं कहा गया है, ब्रह्मर्षि कहा गया है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो ये क्वेश्चन या ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। ब्रह्मर्षि कहा गया। ठीक, अंग तथा मगध को आर्य संस्कृत से बाहर या ध्रुव प्रदेश, ये सही है। अंग और मगध को आर्य संस्कृति से बाहर का प्रदेश कहा जाता था या ध्रुव प्रदेश कहा जाता था। ये उनको ध्रुव प्रदेश कहते थे। आर्य लोग अंग और मगध को क्या कहते थे? ध्रुव प्रदेश या बाहर का प्रदेश। ठीक, तो ये सही हो गया। ऋग वैदिक आर्यों के लिए गंगा एक पवित्र नदी थी। तो गंगा तो नहीं थी भाई पवित्र। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार जिक्र हो, यमुना का 3 बार जिक्र हो, ये चीज तो है। लेकिन पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती। कौन सी नदी थी? सरस्वती। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। अब पूछा है सही कथन की पहचान करें। तो सही कौन सा है? 1 है और 3 है। तो 1 3 कहाँ है इसमें? ये है। यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 और 3। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 33, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया था कि कुल 16 संस्कार हैं। हालांकि उसके बारे में अभी नहीं बताया है कि कौन कौन से 16 संस्कार हैं। ठीक, 16 संस्कार के बारे में मैंने आपको बताया कि हाँ 16 संस्कार होते हैं। तो क्या हो गया ये आंसर? सी, 16 संस्कार। 34 नंबर क्वेश्चन,
ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को। तो ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में यानी कि ऋग वैदिक एज में, तो ऋग वैदिक एज में भूमि उमि की महत्व कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि कृषि होती ही नहीं थी। थोड़ा बहुत होती थी तो उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। किसका महत्व था? पशुपालन का। गाय को, स्त्रियों को, जल को। ठीक। तो सबसे मूल्यवान संपत्ति, यहाँ ये भी ध्यान देना है कि मूल्यवान संपत्ति, तो मूल्यवान संपत्ति तो भाई गाय, गाय ही था। क्या था? गाय। क्योंकि ऋग्वेदस आर्यन के लिए गाय और घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये गाय विनिमय का साधन हुआ करता था, भैया गाय लीजिए और दूसरी सामान दीजिए, इसलिए गाय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक। तो अभी तक हम आपको 34 क्वेश्चन, पिछला लेक्चर लेके 34 क्वेश्चन आपको मैं हल कराया। ठीक। अब मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा, फिर 35 से स्टार्ट करेंगे और अभी क्वेश्चन है तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम आएंगे वैदिकोत्तर काल में, और वैदिकोत्तर काल में ही मैं आपको बताऊंगा, ये जो 16 संस्कार अभी नहीं बताए ये भी वैदिकोत्तर काल में ही आपको बताऊंगा। ठीक। तो आपसे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।